वेलकम टू AML ट्रांसफॉर्मेशंस, जिसमें आपको AML KYC के मल्टीपल कंसेप्ट स्टार्टिंग फ्रॉम AML KYC फ्रॉड, सैंक्शन, रेड फ्लैग, स्क्रीनिंग, इन सब के रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके AML KYC इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, साथ ही साथ आपके AML KYC के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। तो इस चैनल पे आपको इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स प्लस जो लोगों ने इन सब मटेरियल का हेल्प लेके अच्छी जॉब ली है उनके सक्सेस स्टोरीज भी मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। मोस्टली इस वीडियो में आज हम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के ऊपर जो बिगिनर होता है उनके लिए है। तो अगर आप ये नॉलेज दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट में अपना फीडबैक भी मेंशन कीजिए। तो सबसे पहले AML में ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एक पार्ट है। AML एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर KYC, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, स्क्रीनिंग सब कुछ आता है। तो ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग इज अ पार्ट ऑफ AML। तो समझ लीजिए कोई भी कस्टमर अगर बैंक में आता है अकाउंट ओपन करने के लिए, वो मोस्टली बैंक के साथ तीन टाइप के रिलेशनशिप लेता है। सबसे पहले कार्ड टाइप का रिलेशनशिप हो गया, दूसरा अकाउंट टाइप का, तीसरा कोई बिजनेस रिलेशनशिप, इट कुड बी कॉर्पोरेट। तो इन सब के लिए उसको बैंक में KYC देना पड़ता है। अब ये KYC जब वो सबमिट कर चुका है तो ये कुछ स्टेजेस से जाता है। सबसे पहले CDD से जाता है, फिर ये EDD से जाता है। आफ्टर CDD में रिस्क रेटिंग डिफाइन होती है एंड आफ्टर दैट ये पीरियोडिक रिव्यू में जाता है। तो पीरियोडिक रिव्यू को हम KYC भी बोल सकते हैं इन अदर टर्म्स। पीरियोडिक रिव्यू में KYC के साथ साथ उसकी ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग भी होती है, बिकॉज KYC का जो प्रोसेस है, KYC इज ए पार्ट ऑफ AML। KYC का जो प्रोसेस है इसमें हम कस्टमर की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश एंड वेरीफाई करते हैं, साथ ही साथ उसके फाइनेंशियल बिहेवियर को मॉनिटर भी करते हैं। सो मॉनिटरिंग फाइनेंशियल बिहेवियर इज नथिंग बट ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग। सो ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग एक KYC का पार्ट है जो AML के अंडर आता है। अब CDD में हम रिस्क रेटिंग डिफाइन करते हैं, सिंस CDD इनिशियल स्टेज ऑफ KYC होता है एंड एज पर रिस्क रेटिंग हम उसको हाई, लो या मीडियम डिफाइन कर सकते हैं। अब किसी कस्टमर का अगर हमने KYC हाई में डिफाइन कर दिया तो उसकी हम KYC या पीरियोडिक रिव्यू 6 महीने में करेंगे। अगर हमने उसका लो डिफाइन कर दिया तो हम उसका 2 साल में करेंगे। अगर हमने मीडियम डिफाइन कर दिया तो 1 साल में करेंगे। तो KYC का मोस्टली ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग एक पार्ट ही है। तो ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग इज रिलेटेड टू KYC। अभी अगर कल आपको ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस पे कंफ्यूज मत होइए, स्टिक टू दैट कि ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग इज अ पार्ट ऑफ KYC। तो ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग अगर डेफिनेशन हम जेनरिक देखते हैं तो वो होगा कि कंटिन्यूअस रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूशन टू आइडेंटिफाई एनी पोटेंशियल वायोलेशन ऑफ AML रेगुलेशंस। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए कि जो भी AML रेगुलेशन है, CFT रेगुलेशन है, अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसके अगेंस्ट जाती है या उसको वायोलेट करती है, उसके कंटिन्यूअस रिव्यू एंड एनालिसिस को ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग कहा जाता है। ये जो मॉनिटरिंग की जाती है और ये रेगुलेशंस जो है ये मोस्टली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ट्रांजेक्शन पे फोकस्ड है। मतलब ये जो भी रेगुलेशंस है या आप बोल सकते हो जो भी डिटेक्शन एल्गोरिथम है, ये मोस्टली आपके ऐसे ट्रांजेक्शन जो सैंक्शन कंट्रीज, इंडिविजुअल एंटिटीज या ऐसे कोई भी चीज़ जो AML CFT गाइडलाइंस के अगेंस्ट है उसको डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होती है। तो ये ट्रांजेक्शन आपके बहुत टाइप के हो सकते हैं, पर अगर कुछ एग्जांपल्स देखें तो रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ कस्टमर ट्रांजेक्शन, जैसे कि ट्रांसफर्स हो गए, डिपॉजिट हो गए, मोस्टली ये कैश के ट्रांजेक्शन्स, विड्रॉल, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ है या ऐसे कोई भी एक्टिविटी जो मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग से एसोसिएटेड है। अगर आप इस पे आगे जाएंगे तो बहुत सारे टाइप के बिजनेस होते हैं, जैसे आपका कैश इंटेंसिव बिजनेस, आपका ऑयल एंड गैस बिजनेस, आपका ट्रांसपोर्ट के बिजनेस, ऐसे कुछ बिजनेस होते हैं जिनको ओफैक एंड फिनसेन के अकॉर्डिंग हाई रिस्क में रखा गया है। सो ऐसे ट्रांजेक्शन को भी बाय डिफॉल्ट, ऐसे बिजनेस के कोई भी ट्रांजेक्शन को भी ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग में डाला जाता है। तो अभी अगर हम एक ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग के केस का एग्जांपल देखेंगे, समझ लीजिए यूएस की एक बैंक है। वहाँ पे एक वायर ट्रांसफर आया है, कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हुआ, मतलब डेबिट किसी ऐसी कंट्री से हुआ है, कोई ऐसा अकाउंट जो सैंक्शन कंट्री है, और क्रेडिट कौन है? ऐसा कस्टमर जो यूएस का सिटीजन है और पैसे भी यूएस के बैंक अकाउंट में आ रहे हैं। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये डिटेक्ट हो गया बिकॉज जो डेबिट पार्टी थी जिसके अकाउंट से पैसा निकला वो उस कंट्री में था जो एक सैंक्शन कंट्री है एंड UNSC ओफेक लिस्ट में आती है।
तो जब सिस्टम के एल्गोरिथम ने डिटेक्ट किया कि जो कस्टमर ने भेजा है वो कस्टमर ऐसी कंट्री को बिलोंग करता है जो सैंक्शन कंट्री में है, तो इस ट्रांजेक्शन को इन लोगों ने डिटेक्ट किया और ये ट्रांजेक्शन की सारी डिटेल्स एनालिस्ट को भेजी। ठीक है, जैसे ही ट्रांजेक्शन एनालिस्ट के पास गई तो एनालिस्ट ने चेक किया कि कौन कौन सी डिटेल ये आपके सैंक्शन कंट्री या सैंक्शन इंडिविजुअल के दिखा रहे हैं। उसने ओफैक लिस्ट, ओएनएससी लिस्ट और उसके बाद जितने भी स्क्रीनिंग टूल्स है उसे चेक किया। उससे ये पता चला जो इंडिविजुअल है वो सैंक्शनड है, एज वेल एज कंट्री जो है वो सैंक्शनड है जो ओफैक के रूल को वायोलेट करते हैं। तो ये जो आपकी जो एनालिस्ट था उसकी जो कंप्लायंस टीम ने पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन रिव्यू किया और देखा कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये ओफैक के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। अभी हम यहाँ पे ओफैक की गाइडलाइंस के स्पेसिफिकली इसलिए देख रहे हैं बिकॉज जो क्रेडिट पार्टी थी वो यूएस के टेरिटरी के अंदर आती है, यूएस कंप्लायंस के अंडर आती है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, जो पैसे आ रहे थे कस्टमर को उस ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर देगा और जो होल ट्रांजेक्शन हो रही थी उसको स्टॉप कर देगा, जो पैसा ट्रांसफर हो रहे थे। इससे क्या होगा, पैसे तो आ चुके हैं यूएस में लेकिन ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं किया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, सो दैट द इंस्टीट्यूशन या जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शुड कंप्लाई विथ यूएस गाइडलाइंस एज पर मैंडेटेड बाय फिनसेन और ओफैक एंड एफआरबी। तो ये एक एग्जांपल है आपके ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग का। तो अभी हम आते हैं कि वो सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग क्या है फाइनेंशियल क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए। सो ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग प्लेज a crucial role in identifying pattern of suspicious behavior and promptly reporting and preventing financial crime. It involves creating of rules as per to the risks of business and relevant red flag indicators assured with its operations. So mostly ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग में सस्पिशियस ट्रांजेक्शन के एंड सस्पिशियस बिहेवियर रेड फ्लैग्स के पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि फाइनेंशियल क्राइम को प्रिवेंट किया जा सके। साथ ही साथ इसमें रूल बनाए जाते हैं एज पर बिजनेस के रिस्क हैं, ताकि कोई भी ऐसा कोई रिस्क आ रहा है जो बिजनेस के पैटर्न या बिजनेस के नेचर के हिसाब से हो उसको हम उसका अलर्ट जनरेट कर सकें। एंड सो ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग अगर हम फ्लो देखते हैं, अगर फ्लो चार्ट के हिसाब से देखें हम यहाँ पे, तो ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग मोस्टली एल्गोरिथम या डिटेक्शन एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड रहता है। ये एल्गोरिथम मोस्टली टूल्स में डेवलपर्स वगैरह या जैसा टाइप का बिजनेस होता है, जो रिस्क एसोसिएटेड होता है बिजनेस के साथ, प्रोफाइल के साथ, उसके हिसाब से ये एल्गोरिथम डेवलप किया जाता है। एल्गोरिथम के कुछ बेसिक होते हैं, जैसे रूल्स कुछ होते हैं एंड प्रोसेसेस कुछ होता है। अभी रूल्स जो आ गए वो आ गए रेगुलेटर के अकॉर्डिंग। रेगुलेटर ने जिस हिसाब से AML-CFT गाइडलाइन सेट की है उसको हम रूल्स में डाल देंगे। एंड प्रोसेसेस का मतलब होता है कि जो कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल है वो इंडिविजुअल हो, नॉन इंडिविजुअल हो, एंटिटी हो, उसका जो टाइप ऑफ बिजनेस है, उसका जो प्रोफाइल है, उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रोसेसेस डिफाइन किए गए, कुछ लिमिट्स डिफाइन किए गए, जिसके अकॉर्डिंग हम इसमें अलर्ट्स जनरेट करेंगे। ये अलर्ट जनरेट करने का मेन पर्पज होता है रिस्क कैलकुलेट करना। बिकॉज हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग में, हम जितने भी अलर्ट जनरेट कर रहे हैं, पॉजिटिव अलर्ट जनरेट कर रहे हैं, नेगेटिव अलर्ट जनरेट कर रहे हैं, इसका सोल एम है कि जो रिस्क एसोसिएटेड है वो पकड़ में आना चाहिए और रिस्क को हम मिटिगेट कर सके या मैनेज कर सके। ये रिस्क बहुत इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट कस्टमर पे आता है। तो हम यहाँ पे अभी देखेंगे कि कौन कौन से रूल्स एंड प्रोसेस ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम में होने चाहिए। इसके रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन ये होता है कि ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम में आप अगर कुछ रूल्स डालोगे या कौन कौन से ऐसे पैरामीटर है जो ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम में चेक किए जाते हैं और किसके बेसिस पे चेक किए जाते हैं, इसको बहुत तरफ से अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। तो कुछ बेसिक रूल्स है, ये 4 ही रूल्स है बेसिक। एडवांस रूल्स बहुत होते हैं पर ये 4 बेसिक रूल्स ही मोर देन एनफ है आपके इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहला अगर हम बोले थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि कस्टमर के अकाउंट में अगर एक ट्रांजेक्शन लिमिट के ऊपर एक अमाउंट की ट्रांजेक्शन आई या गई तो एक ट्रिगर अलर्ट हो जाता है, उसको हम थ्रेशोल्ड के हिसाब से मानते हैं। गिवन एन एग्जांपल, जैसे यूएस में 10,000 के ऊपर अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है, $10,000, तो उसका बाय डिफॉल्ट CTR फाइलिंग का मैंडेट है। तो अगर किसी के अकाउंट में 10,000 के ऊपर की ट्रांजेक्शन होती है, इवन तो ये ट्रांजेक्शन जो है पूरी की पूरी लीगल हो या शायद इसमें कुछ डिस्क्रिमिनेंसी हो, दोनों केसेस में इसका CTR फाइल होगा। तो ये जो अब जब ये ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका एक थ्रेशोल्ड अलर्ट जनरेट हो जाएगा। इस टाइप के अलर्ट्स को हम थ्रेशोल्ड अलर्ट्स बोलते हैं। एक थ्रेशोल्ड टाइप का एक रूल एंड प्रोसेस सेट किया गया है ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम में। दूसरा टाइप का हम एक टाइप का रूल्स एंड प्रोसेस बोल सकते हैं ट्रांजेक्शन।
अब ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि जैसे हमने कस्टमर को आइडेंटिफाई किया, उसकी प्रोफाइल आइडेंटिफाई की, उसका टाइप ऑफ बिजनेस आइडेंटिफाई किया, उसके अप्रोक्स ट्रांजेक्शन पैटर्न या अमाउंट कितना होगा वो आइडेंटिफाई किया, उसके हिसाब से हमने अलर्ट डाल दिया अकाउंट में कि इन सब जो सेट ट्रांजेक्शन है इसके अलावा अगर कोई एब्रप्ट ट्रांजेक्शन होता है तो उसका अलर्ट जनरेट होगा। गिवन एन एग्जांपल, एक नॉर्मल बिजनेस है जिसके सारे ट्रांजेक्शन कैश में होते हैं एंड विद इन द स्टेट या विद इन द कंट्री होते हैं। इस अकाउंट में अगर फ्रीक्वेंटली वायर ट्रांसफर आ जाए, इट इज नॉट इन पैटर्न विद द ट्रांजेक्शन पैटर्न सेट इन द अकाउंट। इस अकाउंट में महीने के 1 या 2 वायर ट्रांसफर आए तो हाँ, कस्टमर ने उसकी डिक्लेरेशन दी है। अगर मोर देन 1 या 2 या मोर देन 5 वायर ट्रांसफर फ्रीक्वेंटली आने लगे अकाउंट में तो इसका ट्रांजेक्शन अलर्ट एक ट्रिगर हो जाएगा। तो ये एक और रूल एंड प्रोसेस है जो अकाउंट में फ्रीक्वेंटली सेट किया जाता है। तीसरा अगर हम देखें तो लोकेशन, इसका मतलब ये है कि जहाँ भी बिजनेस आप ओपन करते हो या जहाँ से भी आप प्रोफाइल बिलोंग करते हो, उस एरिया के अकॉर्डिंग कुछ ज्यूरिडिक्शन होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको ड्यू डिलिजेंस मानना पड़ेगा और उस अकॉर्डिंग उस एरिया में जो आप काम कर रहे हो वहाँ की रेगुलेटर ने जो डिफाइन किया है कि आप इस लोकेशन से बिजनेस नहीं करोगे बिकॉज वो सैंक्शन कंट्री है, या वो कंट्री में बहुत ज़्यादा इलीगल या नार्कोटिक्स का डील होता है तो उस कंट्री से या उस स्टेट से हम डील नहीं करेंगे, अगर आप करते हो ये सैंक्शन में चला जाएगा। तो ये सब ट्रिगर आपके अकाउंट में सेट किया जाता है। अगर आपने ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया जो उनके सैंक्शन लिस्ट में आता है या ऐसी कोई लोकेशन या ऐसी कोई डेमोग्राफिक या ऐसी कोई ज्योग्राफिक लोकेशन जिसके रिगार्डिंग रेगुलेटर ने ऑलरेडी वार्निंग सेट की हुई है, तो लोकेशन बेस्ड ट्रिगर ऑलरेडी अलर्ट हो जाएगा आपके अकाउंट में और आपका जो प्रोफाइल है वो एनालिस्ट के पास जाएगा फॉर फर्दर ड्यू डिलिजेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कस्टमर हम रूल एंड प्रोसेस बोल सकते हैं। एक नॉर्मल अकाउंट जब भी ओपन होता है तो हम इसका टाइप ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ प्रोफाइल ऑफ कस्टमर एंड अकाउंट में ट्रांजेक्शन कैसे होने वाले हैं हम ये स्टार्टिंग में ही डिक्लेरेशन लेते हैं। साथ ही साथ उसका जो कस्टमर बेस है इसकी भी डिस्क्रिप्शन लेते हैं। अगर उसका जो कस्टमर बेस है उसमें अगर ऐसे लोग आ जाए जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पावर होल्ड करते हैं गवर्नमेंट में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक के ऑफिस में, तो इन सब ट्रांजेक्शन अगर होते हैं इन लोगों से तो हम उसको पेप क्लासिफाई करते हैं और उसको हम कस्टमर बेस्ड अलर्ट बोलते हैं। अब ये लोग जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं लाइक हु आर सीनियर मेंबर एट पब्लिक ऑफिस और सीनियर मेंबर इन गवर्नमेंट और सीनियर मेंबर इन आर्मी और इन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके ट्रांजेक्शन गलत नहीं होते हैं बट एज पर गाइडलाइंस फ्रॉम रेगुलेटर इन लोगों को इनको पेप क्लासिफाई किया जाता है क्योंकि ये बैंक की फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए इन लोगों से जब भी कोई ट्रांजेक्शन आता है और इनको पेप क्लासिफाई किया गया है तो अकाउंट में ट्रिगर अलर्ट हो जाता है कि कस्टमर ट्रिगर हुआ है बिकॉज ऑफ ऐसी कोई ट्रांजेक्शन हुई है जो पेप रिलेटेड है। तो ये 4 बेसिक है रूल्स एंड प्रोसेस ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम में जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। सो बेसिकली जब हम AML सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो बैंक को किसी भी कस्टमर को ऑनबोर्ड करने के बाद उसका CRA करना पड़ता है। CRA इज कस्टमर रिस्क असेसमेंट, साथ ही साथ उसकी CDD होती है ताकि ये अंडरस्टैंडिंग की जा सके कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, साथ ही साथ कस्टमर के प्रोफाइल के साथ क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड हो सकते हैं ताकि हम वो रिस्क एंड थ्रेशोल्ड ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट करें और उसके अलर्ट जनरेट हो और ताकि हम जो भी रिस्क एसोसिएटेड है उसको रिड्यूस कर सके। साथ ही साथ हमें CRA एंड CDD करके कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल एंड बिजनेस प्रोफाइल समझ में आता है, हेल्प होती है इसको समझने में ताकि हम जो भी रिस्क आ रहे हैं, बैंक को नुकसान हो रहा है, उन सबको रिड्यूस कर सके, साथ ही साथ कस्टमर को एक कस्टमाइज प्रोडक्ट दे सके ताकि उसका रिलेशनशिप बैंक के साथ अच्छा हो एंड उसको बैंकिंग प्रोडक्ट्स जो भी हम दे आर शुड बी एज पर हिज बिजनेस नीड्स। अगर हम ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें हम एडिक्वेट CDD एंड CRA नहीं करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बैंक को ऑन ए फ्यूचर रन। ताकि इसका रीज़न ये है कि अगर हम CRA एंड CDD एडिक्वेटली नहीं कर रहे हैं तो जो भी रिस्क एसोसिएटेड है बिजनेस के साथ इसको हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। बहुत कुछ ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं और बहुत सारे जो अलर्ट्स हैं वो विदाउट एड्रेस सिस्टम पास कर देता है। तो इससे क्या होता है कि आगे जाके ये सिस्टम ये बैंक को पोटेंशियली हार्म कर सकता है। कस्टमर के बिजनेस को बिना अंडरस्टैंड करके, बिना रिस्क प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करके अगर हम अलर्ट्स डेवलप कर देते हैं तो ये बैंक के लिए फ्रूटफुल नहीं होता है। इट माइट लीड टू रेगुलेटरी फाइन्स एंड रेगुलेटरी पेनल्टीज बाय द रेगुलेटर टू द बैंक। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग का फ्लो जो जेनेरिक
AML प्रोसेस में फॉलो किया जाता है। आप कोई भी MNC में चले जाइए, यही फ्लो है। इसमें कुछ आप ऐड कर सकते हो, पर ये जेनरिक फ्लो है। तो सबसे पहले जो एल्गोरिथम हमने डेवलप किया विथ मल्टीपल टाइप ऑफ रूल एंड प्रोसेस, थ्रेशोल्ड, लोकेशन, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, इससे बहुत सारे अलर्ट्स निकल गए। ठीक है, असेसिंग एंड रिव्यू अलर्ट्स आ गए एनालिस्ट को। अब वो क्या करेगा ना, जो अलर्ट्स आ गए, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करेगा, कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल रिट्राइव करेगा, उसके बिजनेस रिलेशनशिप रिट्राइव करेगा, ताकि ये जो अलर्ट्स आए हैं उसको वो ढंग से स्टडी कर सके। ये सब करने के बाद वो कस्टमर के ट्रांजेक्शन पैटर्न चेक करेगा कि ये जो अलर्ट्स आए हैं ये सडनली आए हैं कि पहले भी आ चुके हैं, या इसके रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी हो चुका है। साथ ही साथ जो पोटेंशियल रेड फ्लैग्स है उसको भी वो आइडेंटिफाई करेगा। इन सब को लेके, रिस्क असेसमेंट को लेके, बिजनेस रिलेशनशिप को लेके वो इसकी रिपोर्ट फाइल करेगा, और इसमें से इसका जो कंक्लूजन है और फाइंडिंग है वो ड्राफ्ट करेगा। इसके बाद वो इन सब केसेस को अपने सुपीरियर को या उनके एज पर SOP ये एस्केलेट करेगा, एंड ये लोग सार फाइल करेंगे। अब ये जो स्टेजेस है, एस्केलेटिंग सस्पिशियस केसेस एंड फाइलिंग सार, ये डिपेंड करता है आपके SOP के ऊपर। बट मोस्टली ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग का एंड फ्लो आपका सार ही होता है, या आप जो कंसर्न रेगुलेटर है उनको रिपोर्ट बना के भेज भी सकते हो। तो ये होता है ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग का फ्लो जो जनरली AML में फॉलो किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं इसके अलावा भी ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग के और 2 वीडियो बनाने वाला हूँ विच इज़ फॉर बिगिनर्स। तो आप, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, सो प्लीज़ प्रोवाइड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ इन सब का नोट्स भी मैं बना दूंगा, जो मैं गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इफेक्टिव लगता है, प्लीज़ लाइक, सो दैट ये दूसरे लोग को भी रीच हो सके। So thank you for watching this video.